अब संविधान की बात होती है। संविधान में जैसा मैंने बताया कि जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है। 22 भाग थे, ठीक है। और उस भाग में जो है क्योंकि भाग जब बढ़ते हैं, जैसे 25 भाग, इस समय 25 भाग है, तो ऐसा नहीं है कि 23, 24, 25 नहीं, उसी उन्हीं 22 में ही जो है अमेंडमेंट होता है, ठीक है। तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरे में नागरिकता। इसको याद कैसे करना है? उसको याद ऐसे करना है कि हम किसी देश के लिए जब संविधान बना रहे हैं, तो सबसे पहले कौन कौन से राज्य उसमें आते हैं, क्या उसका क्षेत्र है, इसके बारे में बात, ठीक है। दूसरे नंबर पर उसमें कौन कौन लोग रह रहे हैं, ठीक है। किनको हम नागरिक कहेंगे, किनको गैर नागरिक कहेंगे, ठीक है। तो नागरिकता की बात है। तीसरे में उनको हमने क्या अधिकार दिए, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये जो है तीसरे भाग में मौलिक अधिकार आएंगे। चौथे भाग में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व क्या होते हैं? संविधान ने राज्य मतलब सरकारों को एक कर्तव्य दिया कि आपको हमारे देश के लिए ये करना है, या देश के लोगों के लिए क्या क्या करना है। तो ये पहले से ही संविधान में लिखा हुआ है कि आपको लोगों को भोजन, पढ़ाई, उनको उनका अच्छा स्वास्थ्य, ये सभी देना है। तो इसके लिए जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत सब लिखा है, ठीक है। ये सब आप स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। आ रही है बस। अब आ रही है स्क्रीन, शो हो रही है? अब आ रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि भाग 4 में ए जोड़ा गया, ठीक है। भाग 4 ए, भाग 4 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये बाद में जोड़ा गया। ए का मतलब जहाँ पे ए बी या क या ख आए, वो मतलब संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया है, ये पहले से इसमें नहीं था, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की, ये आगे बताया जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जो अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, ठीक है। इसी तरीके से अगला 5वें भाग में संघ सरकार, संघ मतलब केंद्र सरकार, ठीक है। छठे में राज्य सरकार। सातवां जो है वो निरस्त कर दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवां जो है निरस्त कर दिया गया है। आठवें में संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र क्या होता है? जैसे दिल्ली है, जैसे इस समय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। इनके बारे में भाग 8 में लिखा हुआ है। पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का ए, और सहकारी समिति भाग 9 का बी। तो आप क्रम देखिए, 5वें में केंद्र सरकार, छठे में राज्य सरकार, 7वां निरस्त है, 8वें में जो संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज, 9वें में पंचायतें, और 9 के ए में नगर पालिकाएं, बी में सहकारी समिति। तो अगर आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, वो कहेगा कि भारतीय संविधान में जो है निम्नलिखित सूची मिलाई है, तो वो कहेगा 5 में क्या है, 7 में क्या है, ठीक है। तो मैच कराएगा। तो जब आपको ये क्रम पता होगा तो आप उसको मैच करा पाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है इसमें जो अक्सर पूछा जाता है, 10वां अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और जो है ये 10वें भाग में आता है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अगर वो अकेला पूछता है तो इस तरह से पूछता है 10वें भाग में क्या है, ठीक है, वरना वो मैच कराने के लिए देगा हमेशा, ठीक। उसके बाद में
11वें में संघ और राज्य के बीच में, तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कैसे संबंध होंगे। 12वां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 13वां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 14वां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो 15वां भाग है निर्वाचन, ये अक्सर पूछा जाता है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, जो चुनाव सारी प्रक्रियाएं हैं, ये चुनाव आयोग, ये सब किसमें है, भाग 15 में, ठीक है। भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, राजभाषा, डायरेक्ट पूछा जाता है। और भाग 18 जो है आपात उपबंध, आपातकालीन उपबंध कहाँ पर है, संविधान के भाग 18 में, ठीक है। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बचता है भाग 20 में, संविधान संशोधन। तो संविधान का संशोधन का जो प्रक्रियाएं हैं, जो नियम है, वो कहाँ लिखे हैं, भाग 20 में लिखे, ठीक है। बाकी आप जो है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैंने नाम लिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है, ठीक है। आवाज क्लियर हो रही है, पीडीएफ आ रही है, सभी को शो हो रही है, हाँ बहुत सारी, ठीक है। ये जो मैंने नाम बताए हैं, जो मैंने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच कराने के लिए अक्सर पूछता है। मैच कराने में फायदा ये होता है कि आपको अगर एक नहीं आता है और मैच में मतलब 2 या 3 आते हैं, तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो मैच कराने में बिल्कुल रटना नहीं होता है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इसके बाद ये आता है, इसमें तो ये है, ठीक है। अनुसूचियां, अनुसूचियां मैंने बताया था मूल संविधान में 8 थी, ठीक है, और वर्तमान में 12 है, ठीक है। 12 अनुसूचियां जो हैं, उनमें पहले में वही संघ राज्य क्षेत्र है, उनकी सीमाएं हैं। और इसमें दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अक्सर ये पूछा जाता है कि चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि किस स्टेट को, किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में मिलेंगी, ये चौथी अनुसूची में लिखा है। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जो है वो राज्यसभा की है, तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है। तो इसलिए जो है ये जो आवंटन है, राज्य कौन से राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेगी, चौथी अनुसूची में है, ठीक है। चौथी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। ऐसे ही छठवीं अनुसूची में जो है 4 राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको ऐसे याद रखिए, AMTM, सर राज्यसभा की लोकसभा कैसी होती है, आपकी आवाज क्लियर है, क्या कह रहे हैं। सर राज्यसभा की सीटें 80 कहाँ है यूपी में, लोकसभा की 80 होती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में, आप मुझे बट टाइप करके मैसेज कर देंगे तो मैं देख लूंगा क्या है इसमें। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राज्यसभा के अगर बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो संसद है, संसद में जो है, संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जो उच्च सदन होता है उसको राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। उस राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो राज्यसभा है उच्च सदन, लोकसभा जो निम्न सदन उसको कहा जाता है, और राष्ट्रपति, ये 3 संसद के भाग होते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य, उनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ये पिछली साल जो पिछले जो पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया था कि छठवीं अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है, तो उसने जो एग्जाम जो ऑप्शंस थे वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, तो उसमें नागालैंड जो है वो सही था, तो वो नहीं था उसमें से, मतलब छठी अनुसूची में, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाए तो AMTM के नाम से इसको याद रखें, छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, ठीक है। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट है 7वीं अनुसूची, इसमें क्या है, तीन तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, केंद्र सरकार किन किन विषयों पर
कानून बनाएगी। तो वो उनकी जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची, जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इसको इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। समवर्ती सूची क्या है? जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना रखा है, तो संसद ने कानून बना रखा है, तो वो कानून जो है वो प्रभावी होगा। राज्य ने जो कानून बना रखा है उस वो लागू नहीं होगा। ठीक है, बना दोनों सकते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। अक्सर पूछा जाता है समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है संसद को या राज्य की विधानसभाओं को या दोनों को, तो दोनों को। ठीक है, इसमें कितने विषय हैं ये भी पूछा जाता है। तो यूनियन लिस्ट में 98, राज्य जो है स्टेट लिस्ट में 59 और कॉन्करेंट लिस्ट में 52। ठीक है, जो मैंने बराबर में रेड पेन से लिख रखा है ये जो है ये मूल संविधान में थे। ठीक है, लेकिन मूल संविधान में अब पूछा नहीं जाएगा क्योंकि अब कितने हैं वर्तमान में ये अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना होगा। ऐसे ही 8वीं अनुसूची जो है, शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, शेड्यूल। 8वीं शेड्यूल में 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं, भाषाएं हैं मतलब, और भाषाएं कितनी है संविधान में? वो 22 भाषाएं, मूल संविधान में 14 थी। ठीक है, और जो है 11वीं और 12वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायतें और नगर पालिका इसके अंदर। पंचायतों में 29 विषय हैं और नगर पालिका में 18। यही सवाल पूछा गया था कि पंचायत के कितने विषय हैं, तो ये 29 विषय जो है इसमें है, जिन पर ये अपना जो है पंचायतें जो है वो काम करती हैं। 29 विषय इनको दिए गए हैं, 29 चीजों पर ये काम करते हैं। ठीक है, ऐसे नगर पालिकाओं को जो अधिकार दिए गए हैं 18 विषय हैं जिन पर वो काम करते हैं। कौन कौन से हैं ये जानना मतलब बहुत ही मतलब अंदर की बात हो जाएगी, ऐसी बात हो जाएगी बड़ा मुश्किल होगा उनको याद करना। इनकी संख्या ही पूछी जाती है अक्सर कि पंचायतों को कितने विषयों पर वो काम कर सकते हैं, तो 29 है। ठीक है, ये मैंने भी आपको बताया संविधान के भाग और संविधान की अनुसूची। इसके बाद जो बात आती है वो अनुच्छेद की बात आती है। तो अनुच्छेद, एक एक अनुच्छेद याद करना, पढ़ना, ये बहुत लेंदी होगा और आप सभी के लिए बड़ा डिफिकल्ट भी हो जाएगा, क्योंकि 7 या 8 सवाल आने हैं इसमें से, पॉलिटी से, जहाँ तक है 30 में से, और उसमें थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं MOCH वाले में, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा और उतना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने भाग और अनुसूचियां ऐसे बताई हैं डिटेल में, और अनुच्छेद में आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, उसको जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं 25-30 उनको ही बताऊंगा। अक्सर उनसे सवाल बनता है। अब हम बात करते हैं भारत में जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब कि जो सबसे पहले जो हमारे संविधान में कुछ भी जब उसको ओपन करते हैं, तो एक तरह से इसको समझिए कि ये मुख्य ट्रस्ट हो गया इसका। ठीक है, जैसे ही हम ओपन करते हैं तो प्रस्तावना प्रीएम्बल आती है। प्रस्तावना की जो बात आई थी वो सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा था, और उसके बाद जितने भी संविधान अक्सर बने अलग अलग देशों के द्वारा, तो उन्होंने सभी ने प्रस्तावना को जोड़ा। भारत ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा। सभी अनुच्छेदों को जोड़ने के बाद, सभी पर विचार करने के बाद संविधान की प्रस्तावना को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हाँ इनमें से जो है किसको सबसे पहले संविधान का निर्माण में हुआ, तो पहले सभी अनुच्छेद पर विचार हुआ, उसके बाद में उसको प्रस्तावना को जोड़ा गया था। ठीक है, अब संविधान की जो प्रस्तावना है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो देखा कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या क्लास में? सर जी माइक ऑन है, ऑफ करा दीजिए।
स्टूडेंट्स अपनी माइक ऑफ कर लेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा फिर जो ना क्लास में। संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना जो है, जो प्रीएम्बल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको पालकी वाला ने कहा कि संविधान का ये परिचय पत्र है, मतलब जैसे इसको संज्ञा दी, इसको एक नाम दिया कि संविधान का परिचय पत्र है। अर्नेस्ट बेकर ने इसको संविधान का कुंजी नोट बताया। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको कहा कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। और सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी मामले में इसको जो है संविधान निर्माताओं के लिए के मस्तिष्क के लिए कुंजी बताया। और यही सवाल पूछा गया था 2022 के एएमओ पेपर में कि कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की एक कुंजी बताया। तो बेरूबाड़ी मामले में इसको बताया गया था। ठीक है। जो हमारी जो प्रस्तावना है वो जब कंप्लीट हो चुकी थी तो उसमें बाद में संशोधन हुआ। संशोधन के 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, और धर्मनिरपेक्ष मतलब जो हम सेक्युलरिज्म जिसको कहते हैं, और अखंडता मतलब जो है यूनिटी वाली बात है इसमें। तो उस जो है इसको जो इन 3 शब्दों को जो जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इनको हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। अक्सर पूछा जाता है कि 42 संविधान संशोधन द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया, तो उनको 4 शब्द देता है और इनमें से फिर जो है आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, जबकि बाद में केशवानंद भारती मामला जो 1973 में हुआ उसमें इसको संविधान का भाग बताया गया। तो अगर आज सवाल पूछा जाता है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है। क्योंकि जो बाद में आदेश होता है उसको जो है पहले वाले आदेश को वो पलट देता है। ठीक है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? केशवानंद भारती मामले 1973। बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? अब सॉरी आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। आज जो है 55 मिनट हो चुके हैं। क्लास को जो है अब हम यहीं पर जो है रोकते हैं और आपको मैं एक एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये कैसे आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा ये भी कहना है कि जो पिछले जो 2015 में एग्जाम हुआ था, 2018 में जो एग्जाम हुआ है, 2022 में जो एग्जाम हुआ है, उन सभी का आप जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको एक बार जरूर देखने चाहिए और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 27 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने मदों का प्रावधान किया गया है। मदों मतलब विषय, सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये इसका आंसर बी 29, जैसा मैंने भी बताया था आपको। ठीक है। अगर यहाँ पे नगर पालिकाएं होता तो नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट हैं।
इसी तरह से एक क्वेश्चन और है इसमें, देखो ये रहा उद्देशिका, जिसको मैं प्रस्तावना या फिर जिसको प्रिएम्बल बोलते हैं इंग्लिश में, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात की सहमति प्रकट की। तो ये है बेरुबाड़ी मामला 1960 में। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जो है ये संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। तो इस तरह से सवाल आते हैं। सवाल जो है जब आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रिवाइज भी करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है। आप सभी को मेरी बात क्लास समझ में आई, और कैसा लगा ये सब आप मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, ताकि जो है मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है।